हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त की सबसे बड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ क्या है जो अभी भी इन द मेकिंग है, यानी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई है, पर पर्दे के पीछे जो है वो पूर्ण जोर शोर से तैयारी हो रही है कि आगे आने वाले कई महीनों तक इस न्यूज़ को जो है वो सर्वोपरि रखना है और आप लोगों के दिमाग में, मन में इस थॉट के प्रति जो है आपको अग्रसर करना है यदि आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं तो। दोस्तों, कई पॉलिटिशियंस, कई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट और कई पॉलिटिकल पीआर में काम करने वाले लोगों से बात करने के बाद में जो मुझे इंटेलिजेंस इनपुट मिला, उसी के आधार पे मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। कौन सी वो स्टोरी है जिस पे सबसे ज्यादा अभी हर पार्टी के लोग जो हैं वो विचार विमर्श कर रहे हैं और स्ट्रैटेजिस्ट काम कर रहे हैं। मैंने जान के उसको थंबनेल में नहीं डाला, थंबनेल वैसा बना सकता था सेंसेशनलाइज करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा व्यूज अट्रैक्ट करने के लिए, परंतु सेंसेशनलिज्म फैलाना मेरा उम्मीद नहीं है, मतलब मेरा मकसद नहीं है। मैं तो भी इस न्यूज को इसलिए सामने लेके आ रहा हूं क्योंकि एक ही बात को कई लोगों ने मुझसे पूछा, बताया या मेरी जो है वो एडवाइस इस चीज पे मांगी या प्रिडिक्शन मांगा कि आप क्या सोचते हैं और क्या है वो न्यूज। दोस्तों, जिस बात पे सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वाम दल हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो बात यह है कि क्या अभिजीत दिपके अपनी अगली पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाले हैं। क्या अभिजीत दिपके जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी बना के अरविंद केजरीवाल की ही तरह क्या इलेक्शन के इस महासमर में कूदने वाले हैं। और इस बात को और जोर दिया जा रहा है कि चूंकि वो दलित वर्ग से आते हैं और कांग्रेस के वोट को काटना है, उसमें बंटवारा करना है, तो एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो दलित समाज से आता हो, नया हो, फ्रेश फेस हो, पढ़ा लिखा हो, फायर हो जिसके अंदर। और अभिजीत दिपके इन सारे पैरामीटर्स पे फिट बैठते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही ज्यादा कह लीजिए शोक की बात है कि जिस मूवमेंट को उन्होंने खड़ा किया, जो उसके मेन कोर कॉन्सेप्ट्स थे, जो जिन कारणों के कारण वो जाने गए, मीडिया में आए, कॉकरोच जनता पार्टी बनी, उस पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, कोई बात नहीं कर रहा। क्या वो बातें हैं? सबसे पहला, गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था भारत के अंदर। दूसरी, एलीट लोगों के बच्चे फॉरेन पढ़ने जा रहे हैं, भारत का मध्यम वर्ग पिस रहा है, मध्यम वर्ग के बच्चे एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई कर रहे हैं और डेट में जा रहे पर नौकरियां नहीं मिल रही। तीसरा, कैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले जज जो है उन्होंने धरती पे कान लगाना बंद कर दिया है और साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कान लगाना बंद कर दिया है। उनको ये नहीं समझ में आता कि उनके कहे गए कथन और स्टेटमेंट कितना बड़ा भूचाल लेके आ सकते हैं देश में। बहुत ही ज्यादा आप कहें तो उनमें सिंपैथी की कमी हो गई है। ठीक है, तो ये जो भावना है इसके ऊपर में कोई बात नहीं कर रहा कि कैसे एलीट वर्ग जो है इस देश में राज कर रहा है, मजे कर रहा है और कुछ भी बक देता है जो उसके मन में आए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो। किसी ने नहीं पूछा कि क्या जरूरत है उनको कॉकरोच, पैरासाइट, ये सब शब्दों के बारे में बात करने में। परंतु ये सारी चीजें अब पीछे चली गई हैं, गौन हो गई हैं, हाशिए पे चली गई हैं। सब्सटेंस पे कोई बात नहीं कर रहा है। और मुद्दा क्या बन गया है कि क्या अभिजीत दिपके जो है वो पॉलिटिकल पार्टी, नौजवान भारतीय पार्टी, भारतीय नौजवान पार्टी, कुछ इस टाइप से कुछ नाम दिया जाएगा, यहां तक मेरे को जानकारी लोगों ने दी है। तो बोले ऐसी पार्टी बना के वो अखाड़े में कूदने वाले हैं। अब दोस्तों, स्टोरी ये नहीं है, ये मेन स्टोरी नहीं है, इसके पीछे एक गंभीर स्टोरी है। आप पूछोगे वो क्या है? जो गंभीर स्टोरी, ये मेरा असेसमेंट है, मुझे किसी ने बताया नहीं है, बट ये सारी चीजें जो मैं पकड़ रहा हूं, कैप्चर कर रहा हूं और यहां वहां से जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं लोगों से बात करके, उससे मुझे ये समझ में आ रहा है दोस्तों कि बहुत जल्द हो सकता है इस देश में आरक्षण जो है
उसके मुद्दे को फिर से गरमाया जाए। आरक्षण के स्वरूप को हो सकता है चेंज किया जाए, हो सकता है कि आरक्षण जो है वो खत्म कर दिया जाए, हो सकता है आरक्षण कम कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। परंतु जो एक दूसरा सेट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट जिस पे वर्क कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि स्टूडेंट इस मूवमेंट में जो संगठित हुए, जो वाम दलों का एसएफआई आया, जो एनएसयूआई आया कांग्रेस का, बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके युवा संगठन आए, तो ये युवाओं के बीच में किस तरीके से दरार डाली जाए, ये मेरा असेसमेंट है, पॉलिटिकल असेसमेंट, कि अब जो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है इस देश में पॉलिटिकली, वो ये हो सकता है कि सरकार को ये समझ में आ गया है कि युवा धीरे धीरे संगठित हो रहे हैं, और संगठित होने का कारण ये है कि नौकरियों की भयानक कमी है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, इस देश का मीडियन एज जो है वो है 29 ईयर्स। एक होता है एवरेज, दूसरा होता है मीडियन। एवरेज क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ लोग पकड़ लो, ठीक है, टोटल एज निकाल लो, उसको इससे डिवाइड कर दो, एवरेज मिल गया। मीडियन होता है जो बीच का एकदम मीडियन पॉइंट रहता है, मिडिल पॉइंट जो रहता है। तो जो मीडियन एज भारत की है वो है 29 ईयर्स। और आपको 29 ईयर्स वाले कितने लीडर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में दिखेंगे? और जो दिखेंगे, ठीक है, 29 नहीं से थोड़े ज्यादा, बांसुरी स्वराज टाइप, तो इनके माँ बाप दादा परदादा सब पॉलिटिक्स में रहे हुए लोग हैं। ठीक है, जो पॉलिटिक्स जिनको प्लेटर में बैठ के मिलती है, जिन्होंने कॉरपोरेशन तक का इलेक्शन नहीं लड़ा रहता है, एक नगर सेवक का इलेक्शन नहीं लड़ा रहता है, और सीधा जो है ये माननीय बन जाते हैं, ये सांसद बन जाते हैं, इस टाइप के लोग जो है यही आपको यंग मिलेंगे। बाकी आपको वाकई में जमीन से उठ के संघर्ष करके कॉरपोरेशन, एमएलए और फिर एमपी बनता हुआ लीडर ना के बराबर आज की डेट में दिखेगा। सब प्लेटर में लेके आए कि भैया थाली में सजा के जो है इनको पॉलिटिक्स में एंट्री मिल जा रही। तो ये सारी चीजों को तोड़ने का मिथ जो एक काम करता है वो है अभिजीत दिपके। यंग लड़का है, उसके दादा परदादा मेरी जानकारी में तो नहीं, बाप दादा कोई पॉलिटिक्स में होंगे तो मुझे मालूम नहीं, अंबेडकरवादी है, पढ़ा लिखा है, और उसने एक बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया। भली आप इसमें कई बातें कहो कि नहीं उनके नाम पे नहीं, सोनम वांगचुक के नाम पे आए, या आम आदमी पार्टी के जो पुराने उनके कार्यकर्ता मित्र थे उन्होंने मदद की, सारी जगह अपनी अपनी जगह सही है, पर जो चेहरा बन के उभरे वो तो अभिजीत दिपके ही उभरे। ठीक है, सोनम वांगचुक भी उभरे, नो डाउट अबाउट इट, एंड आई सल्यूट बोथ दिस पीपल कि उन्होंने एक मूवमेंट खड़ा किया। ठीक है, अब भले उसमें सब बोलते रहे कि नहीं नहीं वो तो इसके कारण लोग जुड़ गए, उसके कारण जुड़ गए, अरविंद केजरीवाल के कारण जुड़ गए, राहुल गांधी के कारण जुड़ गए, ये सारी बातें अलग है। अगर इन लीडर्स में दम है तो ये अपने दम पे और अपने कोई दूसरे मुद्दे पे इतनी बड़ी जनता को खड़ा कर दें। वो जंतर मंतर छोड़िए, कोई एक शहर नहीं, 1 लाख 2 लाख की जनता को 5 दिन बैठा दे, 5 तो बहुत दूर हुआ, 2 दिन बैठा दे। आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टीज की हैसियत नहीं है कि वो लोगों को संगठित कर सके, जो अपोजिशन पार्टी है। और जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो धन बल के नाम पे कर सकती है, परंतु स्वेच्छा से जैसे लोग जुड़े इस मूवमेंट में, वैसा एक आंदोलन, स्पॉन्टेनियस आंदोलन खड़ा करना दोस्तों, ये मजाक की बात नहीं है, और इसके लिए हमको क्रेडिट देना चाहिए इन दोनों को। और आज जो सारे पॉलिटिकल स्फेयर में जो एस्टैब्लिश्ड पार्टीज हैं, उन सब के अंदर में हड़कंप यही है कि क्या अभिजीत दिपके जो है वो राजनीतिक पार्टी अपनी नई बनाने तो नहीं वाले, परंतु उससे ज्यादा गंभीर, ये बनाए चाहे नहीं बनाए, भारत में सैकड़ों पार्टियां हैं, एक और पार्टी ऐड हो जाएगी। भारत में बहुत सारे युवा लीडर है, कन्हैया आए थे 2016-17 में, पर कन्हैया ने क्या उखाड़ लिया, 2 बार मौका मिला उनको। ठीक है, उनको एनएसयूआई जैसी बड़ी संस्था का पूरा इंचार्ज उनको बना दिया गया, पर कहने का अर्थ यह है कि 2 बार इलेक्शन लगातार वो हार चुके हैं, तो ऐसा कुछ बड़ा उन्होंने नहीं कर दिया। ठीक है, कांग्रेस जैसी पार्टी का प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी, तो क्या अभिजीत दिपके जिनके पास में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, पहली बार एज ए लीडर उभरेंगे, अगर वो बनाते हैं तो क्या वो कुछ उखाड़ पाएंगे?
क्या वो कुछ इसके अंदर में जो जनमानस के पटल में जो विचार चल रहे उसमें कुछ परिवर्तन ला पाएंगे? दोस्तों, क्या वो कांग्रेस के वोट में सेंध मार पाएंगे? क्या वो भाजपा के मिडिल क्लास परिवारों के वोट में सेंध मार पाएंगे? बहुत सारे सवाल इस तरीके से चल रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज जरूर इस पे मंथन कर रही है, विचार विमर्श कर रही है कि क्या ये एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाले हैं। परंतु साथ ही यदि आप इनके लीडर से बात करो तो वो बोलते हैं कि हमें कोई भय नहीं है, ये दूसरों के ज्यादा वोट खाएंगे, अगर करते भी हैं तो हमारे नहीं खाएंगे। तो दोनों तरफ से बैटिंग जो है वो हो रही है, सोचा भी जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ ये कहा भी जा रहा है कि हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा जो बेस है वो बना हुआ है। देखिए दोस्तों, भाजपा का जो एक आप कह लीजिए जीतने का जो फॉर्मूला है, बहुत लोग ईवीएम फीवीएम ये सब बातें करते हैं, उसको बाजू में रख दीजिए, थोड़ी देर के लिए प्योर पॉलिटिक्स के बेसिस पे बात करते हैं। 30 से 35% वोट जो है इन्होंने सुनिश्चित करके रखे हुए हैं। 90% इस देश का ब्राह्मण, 80 से 90% इस देश का ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को वोट डालता है और लगभग इतना ही क्षत्रिय, राजपूत, भूमिहार कम्युनिटी के लोग वोट डालते हैं। ऐसे ही बाकी दूसरी और कम्युनिटीज के, ओबीसी में कई कम्युनिटीज हैं जो लोग वोट डालती हैं। तो ऐसे 30 से 35% के वोट के बीच में वोट जो है इन्होंने सुनिश्चित कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। परंतु ये 1/3 ही होता है। 2/3 मतदाता इस देश के अभी भी भारतीय जनता पार्टी के, आप कह लीजिए कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, प्रभाव क्षेत्र में नहीं है। और ये जो बात है ये कहीं ना कहीं इनको कचोटती है। इनको ये समझ में आ गया कि इनको स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाने से बेहतर है कि जो 66% वोटर दूसरी साइड है इनको पूरी तरीके से विभाजित कर दिया जाए, बांट दिया जाए। तो उस स्ट्रैटेजी के अंतर्गत कभी आप देखोगे कि किसी रीजनल पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसे हो गया, बहुत कहा जाता है कि भाजपा की बी टीम है, हालांकि मैं नहीं मानता हूं। मैं आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। सिर्फ अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा के कारण मुझे लग रहा है ये पार्टी गलत पथ पे चली गई। अरविंद केजरीवाल पथभ्रष्ट हो गए। जब नार्सिसिस्ट हो जाता है कोई आदमी तो उसका हश्र वही होता है जो अरविंद केजरीवाल का हो गया। ठीक है, अन्यथा पार्टी तो बहुत अच्छी थी, पार्टी के सिद्धांत भी अच्छे थे, परंतु पथभ्रष्ट हुए नेता के कारण, और उस पथभ्रष्ट नेता के चमचे चपाटे जो हैं, जो उनके मुंह पे कुछ बोल नहीं सकते हैं कि आप साहब गलत कर रहे हो, उसके कारण आम आदमी पार्टी शनै शनै धीरे धीरे कमजोर होती चली गई, कमजोर हो गई। पर मैं तो भी आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। पार्टी अलग चीज है, नेता अलग चीज है। नेता जाए भाड़ में, विचारधारा मेन रहती है। मैं कांग्रेस का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। मैं कांग्रेस का लीडर राहुल गांधी, इनको भी बहुत मानता हूं क्योंकि ही टॉक सेंसिबल थिंग। वो बात अलग है कि आप में से बहुत सारे लोगों को शायद समझ में नहीं आता। यदि वो व्यक्ति कहता है कि आने वाले दिनों में इकोनॉमिक हार्डशिप बहुत ज्यादा इंडियन भारतीय लोगों पे आने वाली है, तो उस बात में दम है। आप में से कितने लोग समझते हैं मुझे मालूम नहीं। तो वो परिपक्व बात करता है, मैच्योरिटी के साथ में बात करता है। मुझे बहुत पसंद है कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के टॉप पे बैठा हुआ लीडर। बट उस टॉप के लीडर के बाद के जितने लीडर हैं सब मेरी नजर में डिफॉल्टर। एक दो ऊपर के छोड़ दें तो बाकी सब रन छोड़ हैं, रन छोड़ के भागने वाले लोग हैं। एसी रूम में बैठ के सिर्फ स्ट्रैटेजी बना के बारी बारी भतौड़ेबाजी करने वाले लोग हैं ये लोग। पार्टी के अंदर में काम करने वाला एक आदमी है, दो आदमी है, ये कितना कर लेंगे। इसमें से आज की डेट में आप जितने भी बड़े लीडर आप देख लीजिए, दिग्विजय सिंह लगातार इलेक्शन हार रहे, कमलनाथ लगातार इलेक्शन हार रहे, अविनाश पांडे इतना बड़ा यूपी का उनको सूबा दे दिया गया था, आज तक वो एक बार 1984 में इलेक्शन लड़े थे, इंदिरा गांधी की लहर में जीत गए थे, उसके बाद कभी इलेक्शन लड़े ही नहीं और वो जनरल सेक्रेटरी बन के वहां बैठे हो। मुकुल वासनिक 2019 में मना ही कर दिया था मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, इलेक्शन लड़ा ही नहीं इन्होंने, जनरल सेक्रेटरी बन के बैठे हुए हैं। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं। वेणुगोपाल, उनका कोई टच ही नहीं है धरती पे, कहानी नहीं, उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा करके। कई नेता उनके कारण पार्टी छोड़ के चले गए। तो कहने का जयराम रमेश एरोगेंट नंबर 1, मेरे को तो उन्होंने वो कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है, एरोगेंट नंबर 1, कोई मतलब नहीं उस आदमी को। तो इस तरीके के जो लीडर्स हैं, आप इनके राज्यसभा में बैठे हुए लीडर्स देखिए कांग्रेस के, सब हारे थके हुए एजेड बूढ़े लोग हैं। नए लोगों को मौका नहीं देना है, टैलेंट की कद्र नहीं है, चमचागिरी,
जो है गांधी परिवार के जो चमचे हैं वो ऊपर बढ़ रहे हैं, और आप अगर ये चीज बोलो, राहुल गांधी के फेस में ही बोलो, तो बोलो देखो ये दुष्ट व्यक्ति है, इस व्यक्ति को पार्टी में जगह नहीं मिलनी चाहिए। तो भाई अगर विचारधारा के बदले चमचागिरी जो है वो अगर बन गया मोटिव किसी भी पार्टी में बढ़ने का, तो उस पार्टी का विनाश होना तय है। कल मैंने पॉलिटिकल थ्योरी आपको बताई है, साइकोफेंसी की थ्योरी। तो यही चीज जो है क्लाइंटलिज्म, साइकोफेंसी थ्योरी, ये सब आज नहीं, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट पहले लिख के जा चुके हैं। ये अफसोस और दुख की बात है कि हमारे बड़े लीडर्स जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के शीर्ष पे बैठे हैं वो इनका अध्ययन नहीं करते, अपने आसपास में चमचागिरों की कोठरी बना रखी है, जो ना पढ़ाई करते हैं ना लिखाई करते हैं, और जिनको पता ही नहीं है कि जमीन पे चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो दोस्तों ये जो पूरा मसला हो रहा है, जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आरक्षण का हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ स्वरूप के साथ में जो है चेंज किया जाए, उसके साथ में कुछ तो भी टिंकरिंग चालू होगी। एक तरफ अभिजीत दिपके का ऑरा बनेगा, दूसरी तरफ आरक्षण जो है, मतलब अंबेडकरवादी है वो घोर विरोध करेंगे, भाजपा यहां से आरक्षण हटाने का शायद प्रयास करे। अब अंबेडकरवादी और भाजपा के युद्ध में कांग्रेस के वोट सिमट जाएंगे। ये मुझे एक स्ट्रेटेजी लग रही है जो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मेरी रीडिंग जो है वो गलत है, पर ये मेरे मन का जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने सोचा इतने सारे लोगों से बात करने के बाद कि आप लोगों से मैं साझा करूं। दोस्तों अब आप बोलोगे कि भाई जब आप ये सोच रहे हो तो मीडिया में क्यों नहीं ये सारी चीजें आ रही है। एक नील पोस्टमैन करके बड़े पत्रकार हुए हैं, मीडिया सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है अम्यूजिंग आवरसेल्फ टू डेथ, और उन्होंने उसमें यही बताया कि किस तरीके से पॉलिटिक्स को एक थिएटर, एक सर्कसबाजी बना दिया गया है। पॉलिटिक्स जो एक गंभीर मुद्दा है, गंभीर विषय है, जिसमें डेलिब्रेशन, विचार विमर्श किया जाता है ताकि गवर्नेंस को सुधारा जाए, अच्छी बढ़िया पॉलिसीज बनाई जाए, उसके बदले में उसको थिएट्रिक्स बना दिया गया है, थिएटर बना दिया गया है, और जो है वो एजेंडा सेटिंग का काम चल रहा है। एजेंडा सेटिंग देखिए आने वाले दिनों में आपको दिखेगा, यदि अभिजीत दिपके जी आते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बनती है, तो ये एजेंडा सेटिंग की थ्योरी 1972 में मैकॉम्स एंड शाह ने दी थी, MCCOMBS, मैकॉम्स, आप पढ़ना इनके बारे में, मैकॉम्स एंड शाह, SHAW, ठीक है। इनका कहना यह था एजेंडा सेटिंग थ्योरी का कि मीडिया जो है वो लोगों को ये बताने में मदद करता है कि क्या सोचना चाहिए, और इसी को जो शातिर पॉलिटिशियंस है यूज कर लेते हैं एक टूल की तरह अपने फायदे के लिए, एजेंडा सेट करते हैं, वो एजेंडा सेट करते हैं, और एजेंडा सेट करके जो है वो अपने कद को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, पार्टी के कद को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और आज की डेट में जो जर्नलिज्म हो रहा है, पॉलिटिकल जर्नलिज्म, इसमें एजेंडा सेटिंग सबसे टॉप नंबर 1 पे। इसीलिए देखिए कि अगर युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन में, तो यहां न्यूज चलेगी कि मोदी ने लगाया फोन पुतिन को और अब युद्ध विराम होगा, इस टाइप का कुछ तो भी, मतलब भारत का कोई लेना देना नहीं, मोदी का कोई लेना देना नहीं, बट जबरदस्ती मोदी को घुसा देना न्यूज के अंदर में। एजेंडा सेटिंग कि ये देखो कितने बड़े विश्वगुरु हैं, इनका इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कितना बड़ा स्थान है। तो एजेंडा सेटिंग थ्योरी दोस्तों आप थोड़ा गूगल करके पढ़िएगा, इन दोनों के बारे में भी पढ़िएगा। उसके अलावा जो मैंने न्यूज रूम में मैंने 23 साल काम किया दोस्तों, मैंने जो चीज बहुत महसूस की, वो जो थ्योरी मेरे मन के बहुत पास में है, वो है स्पाइरल ऑफ साइलेंस। स्पाइरल, SPIRAL, स्पाइरल ऑफ साइलेंस, ये एलिजाबेथ न्यूमैन ने दिया था ये थ्योरी। ये बोलती है कि बहुत सारे लोग जिनको ये लगता है कि वो अल्पमत में हैं, या जो उनके विचार हैं वो मेजॉरिटी लोगों के विचारों से मेल नहीं खाते, तो वो शांत हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। और जब वो साइलेंट हो जाते हैं तो जो एजेंडा सेटिंग लोग हैं उनकी बातें और मेन स्ट्रीम बन जाती है, मेन स्ट्रीम मीडिया कहलाने लग जाता है। क्योंकि जो ऑल्टरनेटिव थॉट वाले लोग जो हैं उनको लगता है कि हम अकेले हैं या हम बहुत ही माइनॉरिटी में हैं, बोल के कोई फायदा नहीं है।
ये मैंने खुद ने न्यूज रूम में कई बार ऑब्जर्व किया कि आप कुछ बोलने जाओ तो लोग बोलेंगे यार आप एक कैपिटलिस्ट मैगजीन में काम करते हो और आपके सोशलिस्ट विचारधारा है, आप कैसे सोशलिस्ट वाली बातें करते हो। अब मेरे जैसा आदमी तो लड़ जाता है, बट बहुत सारे पत्रकार है जो शांत रह जाते हैं। ठीक है, तो ये साइलेंस थ्योरी जो है, स्पाइरल ऑफ साइलेंस, इसने आज इंडिया के न्यूज रूम पे एक तरीके से कह लीजिए कि कब्जा किया है। ऐसा नहीं है कि पत्रकार अच्छे नहीं है, पर जो पत्रकार थोड़ा अलग हटके सोचते हैं, जो मेन स्ट्रीम में चल रहा है, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। और उनकी आवाज को जब पहली बार ही दबाया जाता है तो कुछ लड़ाकू होते हैं जो लड़ते चले जाते हैं या नौकरी छोड़ देते हैं या फिर वो साइलेंट हो जाते हैं। तो इस कारण भी ढंग की न्यूज जो है, ऑल्टरनेटिव न्यूज जो है, वो हमको देखने के लिए नहीं मिलती है। दोस्तों, निक डेविस करके एक पत्रकार हुए हैं, ब्रिटिश पत्रकार, उन्होंने जर्नलिज्म का नाम दिया था। जर्नलिज्म, चर्न करना। उनका कहना यह था कि जितने भी ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये प्रेस रिलीज जो इशू करते हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर्स बिना सोचे समझे उसी प्रेस न्यूज को जो है न्यूज में कन्वर्ट कर देते हैं। पॉलिटिक्स से ज्यादा बिजनेस जर्नलिज्म में देखा जाता है। जो कॉर्पोरेट्स जो हैं अपना एजेंडा, मतलब अपने बारे में बताना कुछ चाहते हैं, जो प्रेस रिलीज में भेजते हैं कि हमारा रेवेन्यू इतना हुआ, हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं, हम इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पूरा का पूरा हूबहू वर्बैटम वैसा का वैसे स्टोरी बन के छप जाता है स्टोरी के नाम पे, जबकि वो रहता है प्रेस रिलीज। इसको कहा जाता है जर्नलिज्म। मोदी जी की खासियत यह है कि इन्होंने राजनीति में आने के बाद, यानी सत्ता में 2014 में आने के बाद में, इन्होंने पॉलिटिकल जर्नलिज्म को जर्नलिज्म में बना दिया। ये जो ट्वीट करते हैं बाकी सारे पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, उसी को पॉलिटिकल न्यूज बना के चर्न करते हैं, उसी को प्राइम टाइम में दिखाया जाता है। जो सरकार प्रेस रिलीज भेजती है, विज्ञप्ति भेजती है, उसी को जो है वो दिखाया जाता है कि ये कैसे न्यूज उन्होंने सोर्स किया है पत्रकारों ने। तो ये जो जर्नलिज्म की जो बात चल रही है, ये भी बहुत बड़ा धक्का पहुंचा रही है पॉलिटिकल जर्नलिज्म को। दोस्तों, 1960 में थियोडोर वाइट करके एक पत्रकार हुए थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी, मेकिंग ऑफ प्रेसिडेंट। 1960 में जब जॉन एफ कैनेडी और रिचर्ड निक्सन का इलेक्शन चल रहा था, उसमें उन्होंने जॉन एफ कैनेडी के पूरे इलेक्शन को कवर किया था। निक्सन के भी किया था, पर कैनेडी के मेन उसको कवर किया था। उस बुक को बाइबल माना जाता है। पॉलिटिकल रिपोर्टिंग जो है वो कैसे की जाती है इलेक्शन टाइम में। अगर आपको वक्त मिले, पतली किताब है, आप भी खरीदिए, मेरे पास में पड़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा। मेकिंग ऑफ प्रेसिडेंट एक ही नहीं बनाया, मेकिंग ऑफ प्रेसिडेंट 1960, मेकिंग ऑफ प्रेसिडेंट 1964, जब लिंडन बी जॉनसन लड़े थे, और जहां तक मुझे याद आ रहा है उनके खिलाफ लड़े थे ह्यूबर्ट हम्फ्री, ठीक है वो। और 1970 में अगेन, 68 में अगेन अपना रिचर्ड निक्सन जीते थे, और उन्होंने हराया था जॉर्ज मैकगोवन को। 1972 में शायद हराया था, 68 में किसको हराया था मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, बट एनीवेज। तो ये जो है, ये बेसिकली आप ये समझिए कि उन्होंने ऐसे 3 उसमें प्रेसिडेंट, मेकिंग ऑफ प्रेसिडेंट नाम से बुक लिखी, और उसमें जो उन्होंने सिद्धांत दिए थे, मुझे वो 60 साल बाद अभी नजर आ रहा है, 50 साल बाद, कि एकदम एग्जैक्टली पत्रकार भारत के वही कॉपी पेस्ट मॉडल जो है उसको चिपका रहे हैं। एडवर्टाइजिंग, पीआर जो है वो आज की डेट में पॉलिटिकल रिपोर्टिंग बन गया है दोस्तों। और हॉर्स रेस जर्नलिज्म जम के चल पड़ा है, यानी कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसमें माल भी खूब बना लेते हैं वो लोग किसी का नाम चमकाने के लिए, मीडिया हाउसेस। कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये मेनली इलेक्शन टाइम की मेन न्यूज हो जाती है। मुद्दे कहीं गौन हो जाते हैं, मुद्दों पे कोई बात नहीं करता। क्यों जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए चुन के आता है 5 साल के लिए, वो स्थिति को सुधार नहीं पाता है और फिर से उन्हीं मुद्दों पे लड़ने जाता है। ये सब बातों पे कोई चर्चा करता ही नहीं है, सब्सटेंस कहीं मिसिंग है। तो दोस्तों, चूंकि मैंने सोचा कि मैं खुद मीडिया सेक्टर से आया हूं, आप यूट्यूब पे पॉलिटिकल जर्नलिज्म के नाम पे बहुत बकवास सुनते होंगे। यूट्यूब पे भी जो है खाली नेम कॉलिंग चल रहा है, मैं इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, मैं इसको जानता हूं, इसने ऐसा कहा, और या तो कोई कांग्रेस के लीडर को चमका रहा है या कोई बीजेपी के लीडर को चमका रहा है।
पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के नाम पे इंडिया में यूट्यूब हो चाहे मेन स्ट्रीम हो, यही फोकनाड़बाजी, यही सर्कसबाजी चल रही है। सब्सटेंस जो है, मुद्दे जो है, किसी ने भी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि क्यों बार बार पेपर लीक हो रहा है, मैकेनिज्म क्या है, पेपर लीक का मैकेनिज्म क्या है, जो इसके एपेक्स बॉडी जो मेडिकल एग्जामिनेशन कराती है उसका चेयरमैन कौन है, उसका क्या प्रेसिडेंट है। एक आदि किसी ने स्टोरी किया होगा तो किया होगा, सीरीज में लगातार हैमर करते हुए स्टोरी नहीं की गई। ऐसा क्यों है कि जो है कभी स्मृति ईरानी को बना दिया जाता है, कभी प्रकाश जावड़ेकर को बना दिया जाता है, यानी जो लोग पॉलिटिकली नॉन एंटिटी रहे हैं उनको एचआरडी जैसी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दे दी जाती है। अब आप बोलोगे कि स्मृति ईरानी ने तो राहुल गांधी को हराया था। भैया वो पुलवामा था, वो पुलवामा चल गया था, और बाकी सत्ता में बैठ के इन्होंने जो भी कांड किए होंगे ईवीएम से लेकर बाकी चीजें, उसका एक रोल हो सकता है रहा होगा, मुझे मालूम नहीं, पर पुलवामा चल गया था, वो फ्लूक था। अभी कहाँ है स्मृति ईरानी, कहाँ है? तो ये चीज जो है इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। क्यों ऐसा है कि इतनी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जो मीडियन एज इस देश का 29 ईयर्स है, उस मिनिस्ट्री को, वो मिनिस्ट्री जिन लोगों से डील करती है उसमें एकदम ही बड़े ही दुर्बल किस्म के जो लीडर्स हैं उनको रखा जाता है। ऐसा क्यों है कि मीडियम एज वाले देश का प्रधानमंत्री 75 साल का है, उसकी पूरी कैबिनेट उठा के देख लो आप, सब 65 के 70 के ऊपर के लोग आपको मिलेंगे। तो जिस मीडियम एज जिस देश का 29 है, वहां पे ये सब लोग क्या कर रहे हैं एज ए कैबिनेट मिनिस्टर? मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि इस दुनिया में अधिकतर जो समस्याएं, इन सब समस्याओं के जड़ में बुढ़े लोग हैं। जब मैं बुढ़े कहूं तो मतलब आप समझ जाइए 65 साल के ऊपर के। अमेरिका में देख लीजिए ट्रंप ने नाक में दम कर रखा है, आप रशिया में देख लीजिए पुतिन ने नाक में दम कर रखा है, तुर्की में देख लीजिए एर्दोगन जी ने वहां ऐसी तैसी कर रखी है। ये सारे लोग अबव 75 वाले लोग हैं। हमारे देश में तो कहना ही क्या, अभी इतना बड़ा आंदोलन है, तो कहने का दोस्तों ये सब चीजों पे कोई बात नहीं कर रहा कि जब राष्ट्रों की मीडियन एज इतनी कम है तो ये अबव 75 वाले लोग जो हैं ये क्या कर रहे हैं देश की बागडोर को अपने हाथ में लेके? ये प्रधान सेवक तो कतई नहीं है। दोस्तों उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो कृपया करके इस चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट।